नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए आज की बात करते हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। लखनऊ से ये खबर है जहां आवारा कुत्तों का हमला, ये खबर सामने आ रही है। 9 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला किया और हमले में मासूम घायल बताई जा रही है। शरीर पर कई जख्म हैं। अब इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौस नगर इलाके में कुत्तों के झुंड ने इस बच्चे पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि कई जख्म हैं। एडमिट है ये बच्चा। गौस नगर इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक किस कदर बढ़ गया है, इस खबर से समझिए आप। 9 साल के बच्चे को एडमिट किया गया है। ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। अनुभव, 9 साल के बच्चे पर कुत्तों के इस झुंड ने इस तरीके से हमला किया, ये पूरी खबर क्या है और अभी बच्चे की हालत कैसी है, ये भी बताइए। देखिए, ये पहली बार नहीं जब कुत्तों ने किसी मासूम को घायल किया है। कुछ समय पहले आपको याद होगा ठाकुरगंज इलाके में किस तरीके से एक बच्चे को तो कुत्तों ने नोच डाला और फिर उसकी मौत तक हो गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी और ये कहा था कि ये इस तरह के सभ्य समाज में अगर ये स्थिति है तो कुछ क्या कहा जाए। ऐसे में अधिकारियों के ऊपर निशाना साधा था और नोटिस जारी की थी। फिर जो नगर विकास मंत्री उन्होंने बैठक की और साफ तौर पर हिदायत दी थी कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। अब ये गौस नगर इलाका है राजधानी में, वहां पर ये घटना हुई। एक मासूम बच्चा जा रहा था, उस पर जो कुत्ते थे, आवारा कुत्ते, उन्होंने हमला कर दिया। पहले उसको गिरा दिया, फिर उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म किए। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन आप स्थिति को समझिए। यानी कागजों में तो सारी चीजें हो जाती हैं, सारी कार्रवाई हो जाती है, पर हकीकत में कुछ नहीं हो पाता। कहीं हमें दिखता नहीं है कि नगर निगम जा रहा है, कुत्तों को पकड़ रहा है या फिर जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको पकड़ रहा है। तमाम जगहों पर आवारा पशुओं की वजह से हादसे हो रहे हैं और कुत्ते किस तरीके से, देखिए, अब हम कहें जान के दुश्मन बने हुए मासूम बच्चों के। तो ऐसे में तो ऐसे लापरवाह अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं किस चीज का इंतजार करते हैं। जोन भी पता है, इलाका भी पता है, और जब एक बार कह दिया, हाईकोर्ट ने कह दिया, नोटिस जारी कर दिया, मंत्री ने कह दिया, उसके बावजूद अगर ये चीजें हो रही है तो जाहिर सी बात है 9 साल का बच्चा देखा जाए, अगर इसकी उम्र थोड़ी और कम होती और उसके साथ ऐसा होता तो सिचुएशन कुछ और भी हो सकती थी। लेकिन कुल मिला के प्रशासन का एक्शन कहां है, ये बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पे अपडेट लेंगे। लेकिन मेरठ की खबर से भी आपको रूबरू कराएं, जहां आवारा कुत्तों के खिलाफ नगर निगम का अभियान चल रहा है। घंटाघर क्षेत्र और गंगानगर से पकड़े गए 43 आवारा कुत्ते, जहां एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नसबंदी और एंटी रैबीज वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो भी जारी रखा गया है। 2 टीमें हैं जो आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए लगाई गई हैं। तो देखिए, लखनऊ की खबर जो हमने आप तक पहुंचाई कि 9 साल के बच्चे को किस तरीके से कुत्तों ने घेर करके उसके ऊपर हमला किया। वहीं आप मेरठ की बात करें तो वहां पर मुहिम चल रही है। इससे साफ पता चलता है कि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि ये जघन्य अपराध से कुछ कम भी नहीं है। जहां बच्चों की जिंदगी इस तरीके से खतरे में आए, ये कैसे गवारा गुजरेगा। लेकिन मेरठ की टीम काम कर रही है, ये खबर आ रही है। चाचा भतीजे के बीच जंग चल रही है, बात इसी की करते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तकरार लगातार चल रही है। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर उस बयान पर अब पलटवार किया है जिसमें अखिलेश ने शिवपाल को बीजेपी में जाने की बात कह दी थी। शिवपाल ने अब कहा कि अखिलेश का ये बयान नादानी से भरा है। वहीं आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का कहना यह है कि आजम खान के साथ समय आने पर वो मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि शिवपाल यादव ने आजम खान के बहाने सपा और मुलायम सिंह को घेरा था। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दें। दरअसल मैनपुरी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में विरोधियों पर चुटकी ली, तो आजम खान को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। दरअसल मैनपुरी में मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव से जब शिवपाल को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आखिर चाचा को लेने में बीजेपी देरी क्यों कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती पर भाजपा को वोट देने का आरोप लगाते हुए तीखा प्रहार किया। तो वहीं सपा को आजम खान के साथ बताया। पहले चाचा आपको आशीर्वाद देने आए और फिर अब आजम खान साहब को मिलने गए, उसके बाद जो स्टेटमेंट आए उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं।
अध्यक्ष जी आजमगढ़ और आपको ये रामपुर से विचार किसे- करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी नाराजगी का कारण क्या है चाचा से? आप मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। आ रही है और वो समय आएगा तो मैं भी जाऊँगा। ये कुछ नहीं पता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये कुछ नहीं पता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। बड़ी बेबाकी से कई बयान दिए हैं अखिलेश यादव ने, इसके मायने क्या है और सियासी गलियारों में कितनी हलचल है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव जुड़े हैं लखनऊ से, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुभव, इस बयान से उन्होंने एक तीर कई निशाने साधे हैं। उन्होंने बीजेपी और बसपा का साथ, मायावती पर बातें कह दी हैं, इन्होंने एक साथ कई चीजों को घेर लिया। देखिए, बिल्कुल लगातार ये हम देख रहे हैं चाचा भतीजे के बीच जो अदावत है वो देखने को मिल रही है। कभी शिवपाल यादव कुछ कहते हैं तो उसका जवाब पलट कर अखिलेश यादव देते हैं, फिर अखिलेश यादव कोई बात कहते हैं तो उसका तुरंत जवाब शिवपाल यादव दे रहे हैं। अब उसका क्या इन दोनों के बीच चल रही है? देखिए, पार्टी में तो कहीं ना कहीं बगावत के सुर हैं, पर आपस में क्या कुछ चल रहा है वो भी साफ तौर पर पता चलता है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ले क्यों नहीं रही है शिवपाल यादव को। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव को यही लग रहा तो उनको निकाल क्यों नहीं देते। जब हमने शिवपाल यादव से बात की थी हमने यही सवाल पूछा था कि वो तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, पर आप तो अभी भी अपने कार्यालय में बैठे हैं, तकनीकी रूप से आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको अखिलेश यादव निकाल दें अगर उनका ऐसा ही लगता है, पर अखिलेश यादव उस पर भी कोई कदम उठा नहीं रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को लिख कर दी हो कि इनकी सदस्यता खारिज की जाए कि ये अब इस तरीके की बात कह रहे हैं। तो हमने शिवपाल यादव से ये भी पूछा कि भाई आप ही छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हम पे कार्रवाई करें, तो हमें जो फैसला लेना होगा हम फैसला लेंगे। पर ये स्थिति जो है, देखिए उसका कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ रहा है। लगातार आप देखिए क्या हो रहा है, वहाँ पर तमाम सारे जो नेता हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखकर अपना असंतोष जो है वो जाहिर कर रहे हैं और साथ साफ पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, अभी आप चुनाव में क्या स्थिति रही, क्या रिजल्ट रहा, सबको पता है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आगे अभी नगर निगम के चुनाव होने, फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव होने, उससे पहले अभी उपचुनाव होना है आजमगढ़ में जो अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी है। तो यही स्थिति अगर पार्टी के भीतर बनी रहेगी तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चीज को अखिलेश यादव जरूर समझ रहे होंगे, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम सारी चीजों को देखते हैं। पर लेकिन अनुभव, बड़ी स्मार्टली गेंद उन्होंने बीजेपी के पाले में डालकर रख दी है कि आखिरकार बीजेपी ले क्यों नहीं रही है। यानी वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि चाचा और बीजेपी की बात आखिरकार बन क्यों नहीं रही है, उनके जाने की उधर खबर आ क्यों नहीं रही है, किस चीज का इंतजार हो रहा है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इसी बात को लेकर हलचल है। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर शिकंजा कसा गया है, जहां मीट प्लांट और याकूब के बेटों के 6 बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं। अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के 2 बैंक अकाउंट सीज हैं। कुरैशी के बेटे इमरान के 3 बैंक अकाउंट सीज किए गए। कुरैशी के दूसरे बेटे फिरोज का भी 1 बैंक अकाउंट सीज किया गया है। सीज किए गए 6 खातों में लगभग 68 लाख रुपए जमा हैं। बिना अनुमति मीट प्रोसेसिंग मामले में नोटिस का जवाब नहीं देने पर यह कार्यवाही हुई है। तो आपको बताएं, इस वक्त याकूब कुरैशी एंड फैमिली की प्रॉब्लम, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और कारण बताओ नोटिस पर संज्ञान नहीं लेने पर लंबे वक्त से गायब भी चल रही है ये पूरी फैमिली। ऐसे में 6 अकाउंट, माफ कीजिएगा, पूरे 6 अकाउंट सीज किए गए हैं। ज्यादा डिटेल लेते हैं सहयोगी सनुज से। सनुज,
अब तो मानना पड़ रहा है कि भाई कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी भी हाथ खाली है। ये पूरा परिवार है कहाँ? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल किया कि याकूब कुरैशी और उनका परिवार आखिर है कहाँ, इसका जवाब पुलिस के पास भी नहीं है। करीब 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कभी दिल्ली की बात की जाती है कि लोकेशन दिल्ली मिल रही है, कभी राजस्थान की बात की जाती है, लेकिन हकीकत में याकूब और उनका परिवार कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। एसटीएफ को अब जरूर लगाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी शायद एसटीएफ को याकूब और उनके परिवार को ढूंढ निकाल सकती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि याकूब कुरैशी और उनके परिवार पर लगातार जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। अब इस मामले में जो याकूब कुरैशी के बेटे इमरान हैं, उनके 3 खातों को सीज किया गया है। जो उनके दूसरे बेटे फिरोज हैं, उनका 1 खाता सीज किया गया है। और याकूब कुरैशी के जो बेटे इमरान कुरैशी के जो अल्फाइन मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके जो 2 खाते हैं उनको सीज किया गया है। कुल मिलाकर जो 6 खाते हैं उनको सीज कर दिया गया है। और कल ये बताया जा रहा है कि करीब 68 लाख रुपए की जो रकम है वो इन खातों में है। शायद हो सकता है कि कुछ रकम पहले निकाल ली गई हो और भी कई बड़ी कार्रवाइयां याकूब या उनके परिवार के। बिल्कुल सनुज, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पुलिस की कई टीमें और दूसरी एजेंसी की मदद से भी पूरे परिवार को ढूंढा जा रहा है। इसमें एक और शिकंजा कसने की कोशिश है। 68 लाख रुपए हैं 6 बैंक अकाउंट में, उन्हें सीज किया गया है। लेकिन अभी भी ये पूरी फैमिली याकूब कुरैशी की है कहां? पुलिस के हाथ खाली है। और आगरा में ताजमहल पर फिर विवाद शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। ताजमहल वर्सेस ताजोमहल के विवाद के बीच ताज के पीछे यमुना किनारे बने दशहरा घाट पर भव्य आरती की तैयारी है। हर सोमवार को अब पहले से भव्य आरती हुआ करेगी। दशहरा घाट पर शिव मंदिर जो है उसी के बाहर यमुना किनारे वाराणसी और सोरो की तर्ज पर भव्य आरती होगी। आगरा प्रशासन, पर्यटन विभाग और हिंदूवादी संगठन ने मिलकर ताजमहल के साय में भव्य आरती की तैयारी शुरू की है। तो ये ताजोमहल का मामला क्या है समझिए। देखिए, इतिहासकारों और हिंदूवादी संगठन इसे ताजोमहल कहते हैं। ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाले तेजोमहल का अपभ्रंश का दावा किया जाता है। तेजोमहल मंदिर में अग्रेश्वर महादेव की प्रतिष्ठित होने का भी दावा किया जाता है। इसके अलावा मकबरे पर पुष्प लता चित्रकारी के आधार पर शिव मंदिर का गर्भगृह का भी दावा है। और वहीं संगमरमर की आप बात कर ले तो 108 कलश जो चित्रित हैं वो हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं। और इतिहासकारों का दावा यह है कि शाहजहां ने तेजोमहल में तोड़फोड़ की थी और कब्र वाली जगह में भी माना यह जाता है, दावा यह किया जाता है कि चारों दीवारें जो मीनारें हैं ताजमहल की वो भी मंदिर का हिस्सा हुआ करती। तो ये तमाम दावे हैं। इसी बीच अब विवाद हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी नितिन से कि ग्राउंड पर चल क्या रहा है। नितिन, इस पूरे मामले पर क्या क्या हलचल दिखाई दे रही है, एक्टिविटीज क्या है आगरा में? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से परसों शाम को परमहंसाचार्य को जो भगवाधारी हैं और जगत गुरु की जिनको उपाधि मिली हुई है उनको ताजमहल में रोका गया, उनके साथ जो ब्रह्मदंड था उनको उसको साथ लेने की इजाज़त नहीं दी गई और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। कल पूरे दिन लगातार कहा जाए ताजमहल सुर्खियों में रहा और तमाम जो कहा जाए हिंदूवादी संगठनों ने कल ताजमहल या एएसआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और जिसमें से एक हैं जो गोविंद पाराशर हैं, कल इन्होंने पूरे ब्रह्मदंड के साथ ये ताजमहल में इन्होंने अंदर प्रवेश किया अपने समर्थकों के साथ, पूरा घूम कर आए और उसके बाद इन्होंने ये इंश्योर किया कि कोई भी भगवादारी को किसी को रोका नहीं जा सकता है। तो ऐसे में एक बार फिर से जो कहा जाए ताजमहल वर्सेस तेजोमहल की जो कहा जाए जो राजनीति है, जो पुराना मुद्दा है, एक बार फिर से नए कलेवर में इसको पेश कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ और ताजमहल से लगते हुए जो दशहरा घाट है वहाँ अब तमाम जो हिंदूवादी संगठन और इसमें प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। यहाँ सोमवार को अब भव्य आरती की तैयारी है। जिस तरह से जो काशी में आरती होती है, सोरों में आरती होती है या मथुरा में यमुना कालिंदी पर आरती होती है, ऐसे ही यहाँ आरती का पूरा कहा जाए इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और पिछले कुछ हफ्तों से जो कहा जाए जो आरती का जो स्वरूप है वो भी विशाल नज़र आ रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये लगातार ताजमहल वर्सेस तेजोमहल ये एक और मुद्दा फिर से गरमाने लगा है? पहले तो आपको पद्धति बता दूं, आप ताजमहल कह रहे हैं, वो ताजमहल नहीं तेजोमहल है। आपको तेजोमहल लगता? तेजोमहल लगता नहीं है तेजोमहल। पहले उनको भी मंदिर नहीं लगता था, राम मंदिर है वहाँ, फिर बना ना मंदिर, वहाँ पे मस्जिद बताते थे, फिर भी वहाँ मंदिर बना। तो यही है जो हमारे भोले बाबा का मंदिर तोड़ के जो ये इमारत खड़ी करी गई है
उसी को आप देख सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसकी कम से कम खुदाई हो एक बार, और खुदाई होने के बाद देखा जाए कि हाँ यहाँ शिवलिंग नहीं निकले तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दूसरी बात, जिस तरह से दशहरा घाट हमारे बनारस में जाइए, काशी जाइए, जिस तरह से हमारे घाटों में पूजा होती है, वही हमारी व्यवस्था है कि हमारी महाआरती का आयोजन सब हिंदुओं से आह्वान करते हैं यहाँ कि देश इसे दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, पर्यटन उद्योग इस पर टिका है, उसे रिप्लेस करने की कोई रणनीति है इनके पास? बिल्कुल, सवाल सीधा सीधा ये लगातार जिस तरह से आप विवाद खड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टूरिज्म इससे इफेक्ट होगा क्या? कोई आपके मन में और कुछ बड़ा कुछ चल रहा है क्या? नहीं, ये विवाद काहे का है? हम अपना हक मांग रहे हैं। जो हमारे चीज़ों को दबाया गया है उसको हम निकाल रहे हैं। प्रभु राम के लिए भी लोगों ने कितना बवाल किया था, प्रभु राम का मंदिर बनाना। बिल्कुल, ऐसे ही हमारे प्रभु शंकर जी का जो मंदिर है तोड़ के उन्होंने ये अभिव्यक्ति की आजादी है, इनको ये लगता है, लेकिन प्रशासन के भी अपने दावे, अपनी तैयारी होगी। शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते बात करते हैं नोएडा की, जहां बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिजली विभाग ने 345 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को कट किया है। 10,000 से ज्यादा जिनका बकाया था, उन कंज्यूमर्स के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। मुख्य अभियंता वीएन सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। अंकित कौशिक से इससे जानकारी लेते हैं। अंकित, कब से इन लोगों के बिल पेंडिंग थे? क्या नोटिस दिया गया है कनेक्शन कट करने से पहले? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि नोएडा के मुख्य अभियंता विद्युत निगम वीएन सिंह के नेतृत्व में जो बिजली उपभोक्ता बकायेदार हैं उनके खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत लगभग 60,000 से ज्यादा ऐसे जो उपभोक्ता शामिल है जिन पे जो विद्युत विभाग का बकाया है। आपको बता दूं कि जिन पे 10,000 से ज्यादा बकाया है उनके खिलाफ जो विद्युत विभाग जो है नकेल कसने की तैयारी कर रहा है और लगातार अभियान चलाकर उनके जो कनेक्शन है उनको काट रहा है। साथ साथ जो वसूली है, जो बकाया की वसूली है उसको देने का भी आग्रह कर रहा है। इतना ही नहीं, नोएडा के आपको बता दूं गौतम बुद्ध नगर में 10,000 से लेके लाखों रुपए भी लोगों पे जो उपभोक्ता है उन पर बकाया है। बिल्कुल अंकित, देखिए आम लोगों के ऊपर तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि सरकारी डिपार्टमेंट के भीतर भी बिजली का बिल बकाया चलता है। वो क्या उनसे भी वैसे ही वसूली की जाएगी जैसे आम लोगों से की जा रही है? ये भी देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की, जो अयोध्या दौरा पर है। अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे जितिन प्रसाद, और पीडब्ल्यूडी मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है। इससे पहले अयोध्या में रामलला विराजमान जाकर वो दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या के विकास को लेकर योगी सरकार का खास फोकस है। ऐसे में आज जितिन प्रसाद का अयोध्या दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि यूपी में प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव की खबर मिल रही है। कई विभागों के प्रमुख सचिव बदले जाएंगे। राजस्व परिषद को नया अध्यक्ष मिलेगा, तो कृषि उत्पादन आयुक्त की भी तैनाती होगी। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के पद पर भी नई तैनाती होनी है। मंडल और जिला स्तर के ऑफिसर्स के भी तबादले की तैयारी चल रही है और 30 अप्रैल को तबादले की सूची जारी की जा सकती है। आपको यह भी बताते चले कि 5 IAS ऑफिसर और 30 अप्रैल को उनके रिटायर होने के बाद भी ये नई भर्तियां होंगी और ट्रांसफर भी होगा।